वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंटिंग के इस सेकेंड एपिसोड में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के लिए इसे आसान करे, इसका समझना और इस पर गौर फिक्र करना और अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन तब्दीली लाना और अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर और अहसन दर्जे में अदा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान से, जो कि हमारे सामने पेश कर रही हैं हमारी बहन और साथी अस्मा नदीम। अस्मा आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 और 169 की तिलावत कर रही हूँ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला की रहमत के बायस आप इन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास छट जाते। सो आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तग़फ़ार करें और काम का मशवरा इनसे किया करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पे ही भरोसा रखना चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अस्मा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म नाफ़िया से नवाज़े और दारैन का जज़ा खैर अता करे। इंशाअल्लाह हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ चलते हैं, जिसका तारुफ बार-बार पूरे हफ्ते में हम लोग रिमाइंडर्स एक दूसरे को देते रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी और जो है ना मतलूब भी रहा है लोगों की, कि इस चीज़ को सीखें और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें दुनिया में भेजे हैं, तो बहुत सारे हम सबके साथ ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कई ऐसे रिश्ते हैं जो अल्लाह हम सब के साथ अटैच करे हैं।
और उसको चाहे हमारे मिजाज में इख्तिलाफात हो, चाहे हमारे चॉइसेस में डिफरेंसेस हो, लेकिन उन रिश्तों को बेहतर अंदाज में निभाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे हालात में कुरान और हदीस से और सीरत तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको रहनुमाई दरकार होती है। तो ये जो पेरेंटिंग का जो वर्कशॉप है, वही एक ज़िम्मेदारी और उन्हीं रिश्तों को सँभाल कर अपने लिए आखिरत में बेहतरीन जज़ा और दुनिया के लिए बेहतरीन सुरमाया किस तरीके से बनाया जाए, उसी की कोशिशों में से एक कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हाथों में इतनी बड़ी ट्रस्ट और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं आज की स्पीकर को दावत देना चाहती हूँ। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, जानी-मानी है, बार-बार आप उनको सुन चुकी हैं। सो शी इज़ मरियम अफरोज़, माशाल्लाह बारकल्लाह, और इन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज़ एंड मैनेजमेंट से किए हैं, और जो है ना इनका इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम करने का इरादा रखती हैं, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, हिकमा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज पर महारत रखती हैं और टीचिंग का जो है ज़िम्मेदारी भी अदा कर चुकी हैं। और आईएमए के बहुत सारे इसमें वो एज़ ए टीचर, एज़ ए मेंटर रोल अदा करती हैं। ज़हरतुल जन्ना पर्ल्स ऑफ इस्लाम में भी आपकी क्लासेस वीकली या एवरी 15 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से बच्चे उनके साथ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम अफरोज़ हमारी टीम मेंबर भी हैं और बहुत काबिल शख्सियत भी हैं पर्सनली भी। अल्लाह ताला उनसे हम सबको मुस्तफ़ीद होने का फ़ायदा हासिल करने का अल्लाह हम सबको मौका दे रहा है। तो चलिए इंशाल्लाह एक नए अंदाज में लास्ट वीक की जो स्पीकर रही थी माशाल्लाह, वो भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझाए हैं। आज एक नए अंदाज में देखेंगे, नेक्स्ट वीक है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, यानी 3 वीक्स, आज को मिलाते हुए 3 हफ्ते का ये वर्कशॉप बाकी है। तो इंशाल्लाह हम अपने आप को इसमें बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे और अपने तर्ज़ ज़िंदगी में किस तरीके से हम एडैप्ट करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं दावत देती हूँ मरियम अफरोज़। प्लीज़ मरियम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दी ऑडिबल है? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यू आर ऑडिबल, क्लियर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द इंट्रोडक्शन। आई थिंक बिल्कुल भी हम काबिल नहीं हैं कि इतना ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस करें हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अनदर मेंबर, अल्लाह की दी हुई हर नॉलेज, हर इल्म और जो भी अच्छाई है, नेकी है, सब अल्लाह का दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहूँगी आप सबको एज अ टीम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आईएमए कुवैत ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसी एक अमेजिंग एक वर्कशॉप करने के लिए, जो पेरेंटिंग पे है, जो खासकर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ लर्नर फॉर बोथ ऑफ अस। तो इट्स नॉट लाइक अ टीचर स्टूडेंट और एनीथिंग। एक मेंटोर का रिलेशनशिप होता है। अक्सर वो लोग बोलते हैं मेंटोर मेंटी होता है, बट खास करके जो फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन हैं, उन लोग ऐसे मानते हैं कि मेंटोर मेंटोर होता है। एक मेंटोर दूसरे मेंटोर से अपनी बातें शेयर करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं, जिस वजह से उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो आप सब भी माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। बस मेरी छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल करे, और उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स इंशाल्लाह आज मिलेंगे। इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एंड मेरी गुजारिश है कि इस वर्कशॉप को वन साइड ना रखें, और दोनों तरफ का अगर कम्युनिकेशन रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा टफ सवाल नहीं करने वाली, तो प्लीज़ फील फ्री सिस्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर्स। आप सब कैसे हैं? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स माशाल्लाह मुझे उस क्विज़ से मिला जो मतलब ये गूगल फॉर्म से माशाल्लाह आई लव्ड योर रिस्पॉन्स, इट वाज़ रियली अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो अभी तिलावत की सिस्टर ने जो सूरे की आयतें थी सुब्हान अल्लाह, ये अल्फाज जो हैं ये कहने वाला खुदा है। ये कैसा खुदा है? ये ये ऐसा रब है जो अल लतीफ़ है। लतीफ़ के माने द जेंटल है, जो रहम दिल, जो नर्म है। और इस नाम से हम क्या सीख सकते हैं? इस नाम का फ़ायदा अगर हम उठाएँ, अल्लाह के इस सिफ़त का फ़ायदा अगर हम उठाना चाहें, तो ज़रूरी है और चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में, अपने रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स और जो हमारे आस-पास हैं, उन सब के साथ हम भी नर्म-दिली करें, ताकि अल्लाह हमारे साथ नर्म-दिली करे और रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ये सेशन जो है हम इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह हमें एकदम केयरिंग काइंड और सिला रहमी करने वाले और एहसन दर्जे का कैरेक्टर अता करे और हमारी मदद फरमाए। आमीन। जैसे कि अभी फ़रदी ने आपको फिर से रिमाइंड कराया कि माशाल्लाह हमारा जो प्रीवियस सेशन था वो डॉक्टर आयशा ने किया था। उन्होंने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पे किया था, जैसे कि डिफरेंट 4 मेन मेजर काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग थे और उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, पेरेंट्स किस तरह से बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं उन पेरेंटिंग में। जैसे अथॉरिटेरियन हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया। तो इस तरह की पेरेंटिंग टिप्स और जो डिटेल्स हैं उन्होंने माशाल्लाह से बहुत खूब तरीके से डिस्कस किया था। तो आज का जो सेशन है थोड़ा मुख्तलिफ होगा उससे और इस सेशन को हम पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट ए में जो है मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, बट पहले जो मैं बता देती हूँ आपको कि पार्ट बी जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है, इसमें हम एक्टिव पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बच्चों के अभी जैसे आपने फॉर्म में गूगल फॉर्म में जो फिल किया था कि बच्चों की किसी-किसी को प्रॉब्लम होती है बच्चों को डील करने में या फिर उनको क्योंकि बहुत छोटे होते हैं उनको समझाने की टेक्निक्स अलग होती हैं। और छोटे-मोटे एकदम से आजकल क्योंकि क्वारंटीन में है तो अजीब-अजीब से आदतें पड़ जाती हैं जैसे मोबाइल खेलने की या फिर बार-बार फ़ोन चेक करने की क्योंकि बच्चे भी आजकल माशाल्लाह से व्हाट्सएप यूज़ करने लगे हैं विद देयर फ्रेंड्स सो दैट हैज़ बिकम उनके लिए भी प्रॉब्लम हो चुका है। पहले तो हमारे लिए था, अभी न्यू जनरेशन के नाम पे मतलब उनके फ्रेंड्स, उनका होमवर्क, उनके टीचर्स को मैसेज करना वो एक बहुत नई मुश्किल बन चुकी है। तो उसको कैसे हैंडल करें? यानी कि जिसको बोलेंगे हम क्वारंटीन पेरेंटिंग जो नया टर्म निकला है अभी उसको कैसे हम फेस कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल तो क्वारंटीन अक्सर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है खास करके मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और बाकी जो बच्चों की छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि झूठ बोलना और शेयर नहीं करना, इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम अपनी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे, आप भी शेयर करिए। तो अनदर थिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये रहेगा हमारा पूरा डिस्कशन जो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह थर्सडे को। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? इंशाल्लाह आज हमारा फोकस रहेगा जो पैसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। पैसिव मतलब कि एकदम हम बच्चों को सिखाते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं सिखाते, उनको बोल के नहीं सिखाते। ये कैसे होता है? तो फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि बेबी होने वाला है, मदर इज प्रेग्नेंट, डिलीवरी होने वाली है। तो जो घर वाले हैं, चाहे वो फादर है, मदर है, इन-लॉज़ है, सब मिल कर के घर को तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? उस घर को एकदम बेबी सेफ बनाते हैं, बेबी प्रूफ लाइक सारी जो डेंजर प्रूफ चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं। शार्प चीज़ें हटा देते हैं। अगर कोई शार्प टेबल है तो उसको एकदम फ़ोम वगैरह लगा के उसको रेडी करते हैं, है ना? और अगर कीलें खुली हैं तो उसको बंद करते हैं, स्विच बोर्ड्स बंद करते हैं। वी डू ऑल दिस। कब? बच्चा आने के पहले हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं या फिर इवन व्हेन द बेबी इज़ स्मॉल। ये लाना, बेड लाना, ऑल दीज़ थिंग्स हम माशाल्लाह से प्रिपेयर करके रखते हैं। ख़ास करके जो गल्फ़ में रहते हैं आई थिंक दे विल रिलेट बेटर क्योंकि वहाँ पे बाद में प्रिपेयर करने का वक़्त नहीं मिलता, तो सब पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो उसी तरह अगर कुछ मुश्किलें जो लाइफ़ में होती हैं, वो ज़ाहिरी नहीं होती। तो इट विल बी लाइक
दिखती नहीं है, जो हमें पता है कि मे बी आगे चल के मुश्किल हो सकता है, कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देख नहीं सकते सामने से, मे बी वो आगे चल के प्रॉब्लम बने, बट आज वो हमें नज़र नहीं आती। तो मे बी 10 साल के बाद हम सोचते, काश हम 10 साल पहले इस तरह नहीं बिहेव करते, काश मैं 10 साल पहले ये गलती नहीं करती, काश मैं 20 साल पहले मेरे बच्चे को ये सिखाती, काश मैं 15 साल पहले अपने बच्चों के सामने ये ना करती। तो वो बातें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे जो आगे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। पैसिव पेरेंटिंग का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉल आता है और मेरे हस्बैंड घर पे हैं, लेकिन मैं फ़ोन पे कह रही हूँ कि नहीं मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने अभी अपने बच्चे को क्या करना सिखाया, मेरा बच्चा देख रहा है ना मुझे। तो मैंने अभी अपने बच्चे को क्या करना सिखाया? झूठ बोलना सिखाया। मैं तो बच्चे को कहती हूँ कि आप झूठ नहीं बोलोगे बेटा, झूठ बोलना गलत बात है। बट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड मैंने अभी झूठ बोला। तो ये अभी मैंने क्या करा, मैंने बच्चे को उँगली पकड़ के नहीं सिखाया कि बेटा आप झूठ ऐसे बोलोगे, ये बोलोगे, वो बोलोगे। मैंने बोला, उन्होंने देखा कि मम्मा बोले कि पापा इज़ नॉट एट होम, घर पे नहीं है, लेकिन पापा तो बाकायदा घर पे हैं। तो बच्चे स्मार्ट हैं, समझ जाते हैं। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को जाने-अनजाने में सिखा देते हैं, उस बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो सेशन है इंटरैक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल छोटे-छोटे से आंसर्स एटलीस्ट दे दें ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। एंड अभी मैं आपसे एक छोटा-सा एक सवाल करती हूँ कि एक सिचुएशन है, इसमें हम बहुत सारा इमेजिनेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है इट्स बेटर कि हम उनको इमेजिन करके फिनिश कर दें, इससे पहले कि कोई मुसीबत आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इमेजिन करिए सिस्टर्स कि आप एक बहुत बड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपकी खुद की एक कंपनी है और आपको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला है। कैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट? इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको एक बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग टेक्नोलॉजी वाली एक एयरक्राफ्ट बनानी है, एक प्लेन बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है। तो इस प्लेन को बनाने के बाद इस प्लेन में बहुत सारे जो मुसाफिर हैं वो ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी की प्लेन होनी चाहिए। अब क्योंकि बड़ी महँगी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़ाहिर है इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस प्लेन को हायर क बनाने के लिए, इस प्लेन को मतलब फ्रॉम द स्क्रैच हम बनाएँगे, मटीरियल लेके बनाएँगे, तो इसके लिए हम लोग लेंगे काम पे, है ना? एम्प्लॉय करेंगे लोगों को, लोगों को जॉब देंगे, नौकरी देंगे कि आप आइए और हमारे लिए प्लेन बनाइए। तो आप मुझे बताएँ कि अगर आप किसी को काम पे रखोगे, तो उनमें आप कौन-सी क्वालिटी ढूँढोगे? आपको काम पे रखने के वक़्त आपको इंसान में कौन-सी क्वालिटी चाहिए जो आप मतलब हाँ, ये बंदा बिल्कुल सही है मेरे जॉब के लिए। तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। अगर आप सवाल नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करूँ या फिर इट्स ओके? जी, सुमैया अंजुम माशाअल्लाह। Very active and talented person. ओके, माशाल्लाह मैं नोट कर लेती हूँ और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सिस्टर्स आप सब ना अपने पास एक छोटा-सा पेपर पेन या फिर नोटबुक पेंसिल रख लें क्योंकि हम थोड़ा-सा इसमें इंटरैक्टिव रखेंगे इसको। माशाल्लाह आपने बोला वेरी एक्टिव राइट? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह ख़ैर। क़ुर्रतुल आइन? ओके जैसे प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं सोचूंगी ज़्यादा टेक्निकल बनना चाहिए और फिर उस जो पेमेंट कर सकती हूँ जो बजट के हिसाब से होगा वो भी देखना पड़ेगा। सो राइट ओके, पर्सन फॉर द राइट जॉब देखेंगे। ओके राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ऑलराइट। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह ख़ैर। डॉक्टर निलूफ़ा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहूंगी कि वो पर्सन हार्ड वर्क हो और ऑनेस्टी हो उसमें, ताकि वो जो काम करे तो ऑनेस्टी से हर चीज करे। मटेरियल वगैरह अगर वो जाके परचेस करे तो उसमें भी ऑनेस्टी रहे। माशाअल्लाह बारकल्लाह।
अगर आप सिस्टर्स लिख सकते हैं ये सारे जो पॉइंट्स अभी हमारी सिस्टर्स बता रही हैं, तो इंशाल्लाह आप बेनिफिट फील करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर निलूफर। सिस्टर बुशरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर आपकी मैं आवाज क्वालिफाइड ओके, शुड बी हाँ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड होना चाहिए, हाँ, और लॉयल पर्सन होना चाहिए, और जो ओके कंपनी की गुडविल में और प्रोग्रेस में अपनी सिंसियरिटी और फेथफुलनेस के साथ काम करे, वैसे शख्स को मैं देखूंगी अगर ओके, मेरे कंपनी सिंसियरिटी एंड की फेथफुलनेस, मैनपावर को। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। संचारी बेगम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूंगी कि वो पर्सन पहले तो नॉलेजेबल हो कि क्योंकि जो काम उसे करना है उसके बारे में उसे प्रॉपर इल्म हो, और वो ओके हार्ड वर्किंग हो, ताकि वो काम को सही वक्त दे जितने वक्त जरूरी है, और ऑनेस्ट हो। ये थी क्राइटेरिया मैं चाहूंगी। ओके, माशाअल्लाह, वेरी नाइस। आई एम जस्ट लविंग द पार्टिसिपेशन आप लोग की तरफ से। माशाअल्लाह। सिस्टर हसीना। सिस्टर हसीना आप अनम्यूट करेंगी? वन सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, वो टैलेंटेड भी होना चाहिए, और हमारे जो बजट में जो सैलरी हम देंगे उसमें भी मतलब हमको भी देखना चाहिए बजट, हाँ, ये हमको ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हम ओके लोग जो सैलरी देते हैं। ओके, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप सबके बहुत बढ़िया आंसर्स रहे हैं माशाअल्लाह। ओके सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैरन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बहुत ही अमेजिंग आंसर्स दिए हैं। वेरी टेक्निकल, वेरी अट्रैक्टिव, हार्ड वर्किंग, वेरी एक्टिव होना चाहिए, एंड लॉयल टू द जॉब, गुडविल, सिंसेरिटी, फेथफुलनेस, नॉलेजेबल, हार्ड वर्किंग, मस्ट गिव टाइम, टैलेंटेड होना चाहिए, बजट में फिट आना चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने दिए हैं माशाल्लाह, आई एग्री विद देम टोटली। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे जो है बेसिक है ना? तो इसमें बस मैं चंद पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी अपनी तरफ से। अगर मैं किसी को रख रही हूँ काम पे, तो एजुकेटेड और नॉलेजेबल होने के अलावा मैं देखूंगी कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने हैं, और और 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं मैं फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं किसी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय को देखूं। ओके, मैं चाहूंगी कि मैं जिसको भी अपने कंपनी में रखूं काम के लिए, फ्लाइट्स बनाने के लिए, तो ही इज गोइंग टू बी देयर। किसी ने कहा लॉयल, तो इंशाल्लाह लॉयल्टी। और एक चीज जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदा, क्योंकि पर्सन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहा, तो कल को अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी होता है, कोई प्रोसेस में फेलियर होता है, कोई प्रोसेस में कुछ कमजोरी होती है, कमी होती है, तो अगर पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या आपको लगता है वो ठीक तरह से अपना काम कर पाएंगे? कोई भी लेवल का आप जॉब दे दें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है एक पर्सन का सेल्फ वर्थ होना चाहिए, उन्हें अपने आप को वैल्यू करना आना चाहिए। अगर बंदे का सेल्फ वर्थ नहीं जानता, बंदा वैल्यू नहीं जानता खुद की, तो आउटपुट उतना नहीं रहेगा, राइट? तो अनदर मेन एस्पेक्ट इज सेल्फ एस्टीम, जिसको मैं कहूंगी कि बंदा अगर सेल्फ एस्टीम नहीं रखता, तो कल को कोई भी क्या बोलते हैं, जो हमारे ओपोनेंट कंपनीज है, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, वो उसको ज्यादा पैसे देके हायर कर लेंगे, या फिर हमारे सीक्रेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बंदे में एस्टीम है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं अपने आप के लिए, कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं अपने आप के लिए, है ना? तो अपार्ट फ्रॉम हमेशा जो इंसान की नॉलेज, अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो गैदर करे हैं उन्होंने, इस सब के अलावा किसी ने कहा फेथफुलनेस, सिंसेरिटी, ये जो अमेजिंग क्वालिटीज हैं, ये किसी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से नहीं मिलती, ये बंदे के अंदर से खुद से आती हैं, चाहे वो घर से सीखता है या अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो इस तरह की क्वालिटीज जो है एक पर्सन को कंप्लीट करती हैं। नॉलेज दूसरे तरफ
आपकी डिग्री कितने भी आपके पास 4-5-6 डिग्रियां हैं, आपके पास पीएचडी है, लेकिन इस सब का कोई वैल्यू नहीं रहता अगर हमारे पास सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं इसको रख के, ये डिग्रियों को रख के कुछ नहीं कर पाऊंगी, छोटी से छोटी जॉब इंटरव्यू भी नहीं क्लियर कर पाऊंगी, है ना। तो एक डरा हुआ, एक कमजोर इंसान, आप मुझे बताइए किस तरह की फ्लाइट बनाएगा। क्या मुमकिन है कि वो एकदम अमेजिंग द बेस्ट काइंड ऑफ फ्लाइट बना दे जो मतलब पूरी पूरी दुनिया में फेमस हो जाए? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना। शायद आपको भी नहीं लगता होगा, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटीज जो है, एक इंसान की एहसन कैरेक्टर्स जो है, दैट इज व्हाट कंप्लीट्स अ पर्सन। एक पर्सन की जो इंडिविजुअलिटी होती है, ये क्वालिटीज पूरी करती हैं। तो अब ये इस कंपनी का और इस फ्लाइट का क्या लेना देना पेरेंटिंग सेशन के साथ? तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, एक लाइक एन एनालॉजी था कि पेरेंट्स जो है इसी तरह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक पूरे इंसान को एक कंप्लीट इंसान हम, ऑफ कोर्स क्रिएशन तो अल्लाह की है, लेकिन उसको बनाना, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज डालना, उसके अंदर अच्छी आदतें डालना, उसके अंदर उसको पढ़ाना लिखाना, सब कुछ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ऐसे पेरेंट्स जो खुद कमजोर हैं, जो खुद मतलब अपने आप के अंदर ढेर सारी कमियां फील करते हैं, ढेर सारी दे फाइंड कि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं रहा, या फिर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। एक ऐसी माँ जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि वो एक कंप्लीट इंसान को बना सकती है, एक कंप्लीट इंसान को क्रिएट कर सकती हैं? जो इंसान, जो बच्चा, आज तो खैर बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन बड़े तो होंगे, तो ये बच्चे आगे निकलेंगे। अभी तो घरों में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, अब तो खैर स्कूल भी नहीं जाते, घर पे रहते हैं, तो क्वारंटीन में है। तो आप बताइए कि जो बच्चे अभी घर पे रहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, छोटे लाइक से फ्यू फ्रेंड्स हैं, ये बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, कोई डिग्री करेंगे, कोई जॉब पे जाएंगे। हो सकता है आज फॉर एग्जाम्पल आप सुंदर पिच्चे को ले लीजिए, गूगल का है, कहाँ है गूगल? इट्स ऑल देयर इन यूएस। बंदा गया चेन्नई से, है ना। तो क्या हमें पता है कि हमारा बच्चा आज यहाँ है, कल कहाँ होगा? कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। तो हमें एक्चुअली जब हम सोचते हैं तो वी नीड टू थिंक बिग। मैं चाहती तो एक साइकिल का या बाइक का भी एग्जांपल ले सकती थी, बट मुझे लगा फ्लाइट थोड़ी बड़ी है, तो ड्रीम्स को बड़े ही रखना अच्छा है। तो इसी तरह हम अपने बच्चे के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है ना। बस हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उनके कंप्लीट होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं, इंशाल्लाह वो आगे बड़े होकर के कौन से स्टेज पे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम उन्हें किस काबिल बनाते हैं, वो हमारे हाथ में है, राइट। तो हमारे बच्चे कल को हो सकता है लाखों लोगों से मिलेंगे, हजारों मुश्किलें आएंगी, और वो हो सकता है उस सब को एकदम से फेस करके डट कर मुकाबला करेंगे, और उस सब की लाइक एकदम हिम्मत से फाइट करेंगे। बहुत बार हम एग्जाम्पल सुन चुके हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की, है ना। तो और इस तरह की कितनी मिसालें हैं हमारे पास माशाल्लाह से। तो क्यों नहीं हो सकते आपके और हमारे बच्चे उस तरह से कि हम उनको तैयार करें कि दे आर गोइंग टू फेस द वर्ल्ड, वो रियल दुनिया में निकले और अपनी उम्मत का नाम रोशन करें, अपने दीन का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्या एक कमजोर इंसान, क्या एक कमजोर एकदम से सटल ह्यूमन बीइंग जो है, क्या वो एकदम बेहतरीन चीज बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले मुझे एज अ मदर, एज अ पेरेंट, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आज हमारा जो ये टोटल सेशन रहेगा, इसमें 3 सेगमेंट है मोस्टली। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो हमारे बारे में है, मेरे बारे में। आपने माशाल्लाह से जो फॉर्म फिल किया था, गूगल फॉर्म, मुझे बहुत अच्छे लगे आप सबके आंसर्स। आप सबने एकदम दिल खोल के सच्चा जवाब दिया, एंड वेरी इंटरैक्टिव लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की हैं उसमें, कि उनकी कमियां क्या हैं, उनकी पॉजिटिविटी क्या है। बस अपनी कमियों का जब मालूम हो जाता है ना, दैट इज एन अमेजिंग स्ट्रेंथ। जिस इंसान को भी अपनी कमजोरी, अपनी खामी मालूम होती है, दैट इज अ साइन ऑफ हिज स्ट्रेंथ, हिज और हर स्ट्रेंथ।
तो मैं आज शुरू करती हूँ एक टॉपिक जो है, अभी मैंने कहा क्वालिटीज की बात करेंगे हम आज। तो सेल्फ एस्टीम जो क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। सेल्फ एस्टीम का कैसे पता चल सकता है कि कुछ लोगों में जो है कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से बहुत होता है। तो इस सब को जाने के पहले मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगी, जो हम 1 सेकेंड, हम क्योंकि पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। I will just change the screen share. Hi, my name is Dora Kim, and I ऑडियो आ रही है? ये जो लड़का है 22 इयर्स ओल्ड का, इनका नाम था सलाहुद्दीन जतमोद। और ये जो थे, ही वाज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय। लेकिन इनके साथ एक हादसा हो गया था। ये आप देख सकते हैं 2015 की न्यूज़ है, काफी एकदम आई थिंक इट्स क्वाइट एन ओल्ड न्यूज़। लेकिन इनके फादर ने जो दुनिया को एक लेसन दिया है और तमाम जो मुसलमानों को एक लेसन दिया है, वो वाकई एक सिला रहमी की। और जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नरम दिली जो होता है, जो होती है क्वालिटी, उसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैं प्ले करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये लड़का जो है, ये पिज्जा डिलीवर कर रहे थे, तब इस बंदे ने इनका और इनके फ्रेंड का ट्रे के फ्रेंड का काम ही यही था कि लोगों के पास पिज्जा डिलीवर करवाना और उनसे चोरी करना। और ऐसी एक चोरी में इस 22 ईयर ओल्ड लड़के की मौत हो गई। एक्चुअली उसका मर्डर हुआ था। I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you at all. आपने देखा, इन्होंने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अपने बेटे के कातिल से ये कह रहे हैं, ये रियल इंसिडेंट है। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के कातिल से गुस्सा नहीं हूँ, ये कत्ल तुमने नहीं किया, ये कत्ल करवाया शैतान ने, जो डेविल है उसने कत्ल करवाया, तुमने नहीं किया। मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अब यहाँ इन्होंने उसके आगे चल के क्या एग्जाम्पल सेट किया, देखें। फॉरगिवनेस यानी माफ करना इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ चैरिटी इन इस्लाम। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम सब अपने लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, सेट करना चाहते हैं कि मैं ऐसी पेरेंट बनूं, वैसी पेरेंट बनूं, मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊं, वो सिखाऊं। बट इनसे मुझे एक लेसन मिला कि पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, पहले अपने आप को इतने आप ऊंचे कैरेक्टर के बनाएं ताकि दुनिया आपसे बाद में सीखेगी जरूर। तो इनका बेटा जो था, he was also of a similar character of very kind, very forgiving, very generous था, बहुत सारी चैरिटी करना और एकदम नेक जिस चीज को कहते हैं। 22 इयर्स का लड़का था। तो इन्होंने फॉरगिवनेस का मैसेज दिया और आगे चल के अपने बेटे के कातिल को गले से लगाया। I can't do nothing to give that back to you. और ये था चेंज। ये प्रॉमिस करता है इस्लाम के डू नॉट रिटेलिएट, मतलब जो भी बुरा होता है उसके साथ आप
बुरा रिटेलिएशन ना करें। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आप सबसे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो क्लिप से एक छोटा लेसन ज़रूर मिला होगा। क्योंकि ये जो वीडियो मैंने दिखाया ये दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी। ये मेरा एक बहुत ही दिल के नज़दीक सा एक वीडियो है, एक बहुत ही दिल के नज़दीक का एक लेसन है कि ऐसा पेरेंट माशाल्लाह, ऐसा एक फादर जो अपने बच्चे के कातिल को माफ़ कर सके, जानते हुए कि ये खून जाने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ के ऐसे हुआ था। तो अल्लाह ताला बस हमें मदद करे और जैसे हमने पहले भी दुआ करी है कि हमें एहसन कैरेक्टर, एहसन दर्जे का इंसान बनाए और हमारे बच्चों को ये करे कि इंशाल्लाह हम उनके रोल मॉडल बन सकें। आमीन। तो हम बात कर रहे थे ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो ग्रेट सेल्फ हाँ, और एक मेन बात जो है मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ आज इस प्रेजेंटेशन में, इस प्रोग्राम में आए हैं कि हमें पेरेंटिंग के रूल्स मिलेंगे, तो प्लीज सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट वेरी सॉरी, हमारे पास पेरेंटिंग के कोई रूल्स नहीं है। और जहां तक मैं जानती हूँ पेरेंटिंग का कोई रूल सबके लिए कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बच्चा दुनिया का मुख्तलिफ है। तो कोई भी पेरेंटिंग की किताब जो है मे बी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती है, बट जो रूल्स हैं रूल्स बिल्कुल नहीं दे सकती। तो ये जो है पेरेंटिंग इज एन आर्ट जो हमें धीरे से सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। एंड इंशाल्लाह वी आर ऑल हियर टू हेल्प ईच अदर माशाल्लाह। तो चलिए पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ एस्टीम के बारे में हम बात कर रहे थे, सॉरी अगेन। तो कुछ लोगों में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है, एकदम ढेर सारा कॉन्फिडेंस होता है उनमें, और कुछ में बिल्कुल सा लाइक यू नो ना के बराबर होता है। उन अगर कुछ काम उन्हें करना है, उन्हें कुछ से फॉर एग्जांपल बच्चे के साथ स्कूल जाना है या बच्चे के साथ कॉलेज जाना है या किसी यू नो स्कूल इंटरव्यू में जाना है और समथिंग इस तरह का कुछ भी एक कॉम्प्लिकेटेड उनको मैटर लगे तो फौरन से पीछे हटने लग जाती हैं। खास करके अक्सर जो लेडीज हैं स्कूल कॉलेज की एज तक तो ठीक है, उसके बाद से ये हो जाता है कि उसके बाद से ये हो जाता है कि उन्हें लगता है ना कि हाँ अब नहीं, अब शायद मैं नहीं जाऊं तो बेटर रहेगा, शायद मैं जाऊंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो 100 बार अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस डर को, उस एक अजीब सी फीलिंग को वो रोक नहीं पाते। तो जो काम वो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाते। हर अपने आप पे डाउट जो है, शक जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड अपने आप को दूसरों से पता ही नहीं चलता कब, लेकिन अपने आप को वो दूसरों से छोटा महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे से और इतना छोटा महसूस करने लग जाते हैं कि धीरे धीरे से उनकी जो खुशी होती है वो खुशी एकदम गायब हो जाती है। तो जिस घर में ना जो मदर है अगर वो खुश नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा कि वो घर एकदम सुकून से भरा हो और उस घर के बच्चे और उस घर के माहौल में एकदम खुशहाली हो। हो सकता है माँ अपने दिल को, दर्द को दबा के कुछ भी कर ले, लेकिन दिल से जो खुशी निकलती है, घर का हर मेंबर फैमिली का जो खुश रहता है ना, दैट काइंड ऑफ अ हाउस इज रियली डिफरेंट। आप देखते ही मतलब पहचान सकते हैं कि अरे ये घर में तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, सुकून से रहते हैं। और जिस घर में मतलब थोड़ा सा चाहे माँ या चाहे फादर है, दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफकोर्स, क्योंकि माँ पूरा दिन बच्चों के साथ गुजारती है तो जिम्मेदारी ऑब्वियसली ज्यादा रहती है। अम, तो जो मदर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होने के नाते उनके पास से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। तो एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि जो मदर है वो खुश रहे, अपने आप को हैप्पी रखे, अपने आप को रिलैक्स रखे, काम रखे। मैंने अभी शुरू में कहा कि कुछ लोगों में एकदम बढ़िया सा कॉन्फिडेंस होता है और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं के बराबर। ये दो अलग एक्सट्रीम्स है। अभी हमने देखा कि जिसके पास नहीं होता उनकी लाइफस्टाइल अल्टीमेटली कैसे हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैं बार बार कहूंगी ये बात कि हम बीच का रास्ता मानने वाले हैं, है ना, अपनाने वाले हैं, उम्मतुल वसत है। तो
हमें ऑलवेज वी हैव टू ट्राई कि हम एक बैलेंस मेंटेन करें, बीच का मेंटेन करें रास्ता। तो कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट है, कि हर बात में मेरी मर्जी चलेगी, मैंने शादी करी, अपने मर्जी से करी, अपने मर्जी के कपड़े हैं, मैं अपनी चॉइस का ही पहनती हूँ, मेरी मर्जी का ही खाना बनेगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहू बन के आई हूँ, अब ये मतलब जो मैं कहूंगी वो चलेगा। तो इस तरह का एकदम ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर डोमिनेंट कैरेक्टर कब बन जाएगा पता ही नहीं चलता। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो ज्यादा तेज आंच होती है ना, किचन में अक्सर खाना बनाते हैं, तो जब ज्यादा तेज आंच हो जाती है ना, तो खाने को जला देती है ना। तो ये याद रखना है कि हक के साथ सबसे बड़ी चीज जो आती है कि फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं मेरा हक ये है, मेरा ये राइट है, मेरे घर पे मेरा वो राइट है। तो हक के साथ जो है सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है जिम्मेदारी। कि अगर मैं कहूँ हाँ मुझे हक चाहिए लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी, तो ये तो एकदम से बहुत ही सिली बात हो गई ना। तो हम आज, जैसे मैंने कहा, हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम पे। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ। सबसे पहले आपने अपने ब्यूटीफुल कलर्स बताए मुझे ग्रुप में, आई मीन क्विज में, कि आपको व्हाइट पसंद है, पिंक पसंद है। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बस अपना हैंड रेस कर दें। सुबह सुबह जब आंख खुलती है ना, आंख खुलने से लेके रात को सोने तक अपने बारे में यहाँ कितनी बहनें सोचती हैं कि मैं मेरी हेल्थ, मेरी एक्सरसाइज, मैं आज कैसे दिखूंगी, आज मैं कैसी हेयर स्टाइल करूंगी अपने फैमिली के लिए, या फिर अपने, या फिर कुछ वक्त ऐसा होता है कि बॉडी पेन होता है या कहीं चोट लगी होती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसको एकदम अनदेखा कर देते हैं ना। तो क्या ऐसी हमारे पास कितनी लेडीज हैं जो अपने बारे में भी सोचती हैं, नॉट अपने बारे में ही, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं वो नहीं पूछ रही, अपने बारे में भी सोचती हैं? प्लीज अपना हैंड रेज करें, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। सिर्फ 3 है, ओके, माशाल्लाह। ऑनेस्ट जवाब दें, जो अपने बारे में भी सोचती हैं, वक्त निकालती हैं अपने लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए। माशाल्लाह, अमेजिंग। 19, 20, 21, 22, ओके, माशाल्लाह, आई लव इट। बहुत अच्छा इंटरेक्शन है माशाल्लाह आप सबका। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ना कि खासकर हमारी जो माएँ होती हैं, अगर उन्हें बॉडी पेन भी हो रहा है होता है तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देती हैं, जब तक कि पेन बढ़ के एकदम उनसे ना खड़ा जाए ना बैठा जाए, है ना। तो मुझे लगता है इसकी, इस चीज की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक फोटोग्राफ देखा था, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ वो शेयर हुआ या नहीं। एक बेटे ने अपनी मॉम की, अपनी माँ की फोटो निकाली थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि वो माँ जो थी उनको कोविड हुआ था, वो कोविड पेशेंट थी। ना कि जिस कोविड पेशेंट थी, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उनका जो SpO2 था वो डाउन था, और उनको जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और ऑक्सीजन जो सिलेंडर था वो किचन में रखा हुआ है। माँ खड़ी होके ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर बाजू रख के रोटियां बना रही है। क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपको लगता है ये सही था? क्या आपको लगता है ऐसा रवैया सही है? जी, बहुत सारी बैकलैश हुई थी। मैं भी देख के चौंक गई थी कि ऐसी क्या जरूरत कि माँ इस हाल में उठे, और बेटे ने नीचे टैग किया था दुनिया में क्या है, सबसे बेहतरीन माँ होती है। दैट वाज द डमेस्ट थिंग आई एवर सॉ। बिकॉज ये एकदम मुझे लगता है ना बिल्कुल बेजरूरी। और इस तरह का एक कल्चर हमारे फैमिलीज में, हमारे कंट्री में हमने क्रिएट कर लिया है कि माँ तो मतलब बस कुछ भी हो जाए। हमने अभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि माँ बाप की खिदमत भी करनी चाहिए। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप उल्टा कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ख्याल नहीं रखता हमारा, मेरा बच्चा मुझे देखता नहीं, पूछता नहीं, फोन नहीं करता, घर नहीं आता। आपने सिखाया ही नहीं तो करेगा कैसे, है ना। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ था देखकर, क्योंकि अगर ये इस तरह की सोसाइटी और इस तरह की परवरिश हम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलती हमारी है। अगर वो माँ बच्चे को कह देती बेटा ये नहीं, आप बना दो या आप मंगवा दो, दैट वुड हैव बीन बेटर, है ना।
तो हम सोचकर अपने बच्चों को जो भी हम उनसे काम लेंगे या उनको सिखाएँगे, इंशाल्लाह सोचने की बात हो जाती है। तो और अगर आप अपने आप को क्योंकि मैंने अभी देखा कि कुछ सिस्टर्स ने हाथ नहीं उठाया, तो मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि आप अपने आप के लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे, अपनी सेहत इग्नोर करेंगे, क्योंकि अक्सर फ़रहत भी क्लास में कहते रहते हैं कि जो एक एम्प्टी कप और फुल कप का एग्ज़ाम्पल आपने सुना ही होगा, है ना? तो अगर हमें किसी को कुछ देना है, तो एक एम्प्टी कप से हम कुछ नहीं दे सकते, है ना? तो अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना, अपना भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ वक़्त के लिए अपने आप को इमेजिन करिए कि आप मतलब अपनी शादी के पहले अपने मम्मा-पापा के घर पे आप कैसे थे? अपने अम्मी-अब्बू के घर पे आप कैसे थे? आपकी खुशियाँ कौन-सी थी? आपको कौन-सी चीज़ हैप्पी करती थी? कुछ सिस्टर्स ने बताया कि उनके बहुत सारे सपने थे, जो क्विज़ में मैंने पूछा था। उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे। कुछ ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से कंप्लीट किया, अपना ड्रीम अचीव किया और कुछ के सिचुएशन की वज़ह से या फिर शायद उनके सपने बदल गए या फिर कोई रीज़न की वज़ह से वो ड्रीम्स नहीं कंप्लीट कर पाए। उनको अचीव नहीं कर पाए, है ना? होता है, सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जीना छोड़ दिया या फिर हम एकदम उदास बैठ गए। हम माशाल्लाह से बहुत ही अ, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखने वाली कौम है। माशाल्लाह से अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाली कौम है और जो अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता चुना अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस रास्ते पर खुश होते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, आपका जो सब कुछ आपके ज़हन से लेके आपका हर पुर्ज़ा-पुर्ज़ा आपके पास एक अमानत है, आपका नहीं है। इट्स एन अमानत अल्लाह का है, तो प्लीज़ इसका ख़्याल रखें। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो भी आपका ख़्याल रखेंगे। क्योंकि आप देखिए घर पे कोई एक चीज़ होती है, एक नया वाज़ होता है और एक पुराना वाज़ होता है। अगर आप रोज़ाना उस नए वाज़ को एकदम पॉलिश करके, उसको क्लीन करके रखेंगे ना, तो आपके घर वाले भी वही करेंगे। अब पुराना वाज़ इग्नोर होता रहेगा, फ्लावर वाज़ जो होता है। और यही अगर आपके पास आप उस पुराने फ्लावर वास को भी रोज़ाना मतलब क्लीन करके, उसको डस्ट करके उसको रख रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी, आपके बच्चे भी वो देखेंगे और उस चीज़ को कॉपी करेंगे। तो अल्टीमेटली आप मेरा एग्ज़ाम्पल समझ रहे हैं ना कि हम जो सिखाएँगे, बच्चे माशाल्लाह से वो फ़ॉलो करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सिस्टर्स? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़ैर सैयद आयशा। अम, तो बस ये कह रही थी मैं कि आपको अपने आप को जिस नज़रिए से आप देखते हैं, उसको थोड़ा-सा आप चेंज करें, है ना? बस आप सबसे पहले मतलब सबसे पहले आप ये याद रखें, माँ होने के पहले, बीवी होने के पहले बेटी होने के पहले, हर चीज़ के पहले आप एक इंसान हैं, आप अल्लाह की अमानत हैं। इस हैसियत से आप अपने आप को देखेंगी तो आप अपना ख़्याल इंशाअल्लाह, क्योंकि आपको जवाब देना है, तो आप इंशाअल्लाह अपना ख़्याल ज़रूर रखेंगे। अ, रोज़ाना ये आप उठते ही सबसे पहले अगर आप कोशिश करें, तो सूरत 3 में जो आयत है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी कि हमने इंसान को बेहतरीन साख़्त पर पैदा किया। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। तो जब अल्लाह ने कह दिया है कि आपको बेहतरीन बनाया है, माशाअल्लाह से ही हैज़ क्रिएटेड यू इन द बेस्ट फ़ॉर्म, बेस्ट, नॉट ओके, नॉट नॉर्मल, बेस्ट में बनाया है। तो मतलब कोई चांस ही नहीं है ना, कोई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आपके कमज़ोर होने का। आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट पैदा किए गए हैं। आप बेस्ट में से बेस्ट चुनकर पैदा किए गए हैं, माशाअल्लाह। तो आप अपने आप को पहले वैल्यू करना सीखें, तब जाके इंशाअल्लाह आपके आस-पास आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, सब इंशाअल्लाह आपको वैल्यू करेंगे। वैल्यू करना मतलब अपना ख़्याल रखने से शुरू करें, अपनी खुशियों का भी ख़्याल रखें। बस 2-4 दिन के लिए अभी हमने नया-नया सुना है तो हम करेंगे, नहीं, ये नहीं चलेगा। इंशाल्लाह आप अपने लिए चाहे टाइम टेबल बनाएँ या फिर अपने आप के लिए बेस्ट बेस्ट वे इज़ टू मेक फ्रेंड्स। आप अपने लिए एक टीम बनाएँ कि हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया। अपने फ्रेंड्स के साथ बनाएँ, टीम मेंबर्स के साथ बनाएँ। और कोशिश करें अगर हो सके कि अगर आपके ड्रीम्स आपको फैमिली से तोड़ नहीं रहे या फिर आपको मतलब आपकी फैमिली को एकदम बिखरा नहीं देंगे या फिर आपकी फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे,
कोशिश करें कि अगर आपका कुछ सपना था जो आपने पूरा नहीं किया, वो सपना कुछ भी हो सकता है, एकदम छोटा-सा भी यू नो इधर इधर बीच को शाम को जाना हो सकता है जो आप, या फिर सनराइज़ देखना बीच में जाके। खैर अब तो मतलब मुश्किल है क्वारंटीन लॉकडाउन में वगैरह, बट जनरली इस तरह के अगर आपके पास छोटे-छोटे से जो ड्रीम्स होते हैं, उनको कोशिश करें पूरे करने की। और याद रखें सपना देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बस दुआ करें। और एक मेन बात जो है ना, हर इंसान में कमियाँ होती हैं, हर इंसान में, और हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं। तो बस उसको बैलेंस करके हमने चलना है, राइट? तो एक बात बताएँ कि अगर मैं कहूँ अपने बारे में कि अरे मेरे अंदर तो बिल्कुल मतलब खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, कोई कमी नहीं है, तो आप मानेंगे? हो ही नहीं सकता ना, ऐसे कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो हमें अपनी खूबियों को लेकर के, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हमें किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है। हमें किसी के ऊपर अपना जो है ना, जो मैं कहूँगी वही होगा, मैं ही सही हूँ, आप हमेशा गलत हो, इस तरह की जो सोच है, इस सोच को बदलना है। अगर मुझ में अगर मैं कहूँ कि अरे आई एम द वन हू इज़ ऑलवेज़ राइट यार, मैं हमेशा ही सही रहती हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो मेरा मतलब मेरी स्टुपिडिटी है, ये तो मेरी कम-अक्ली होगी, है ना? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, सबके अंदर कमियाँ भी होती हैं और खूबियाँ भी होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी कमियों को क्या बोलते हैं, उन पर काम करें, अपनी कमियों को चेंज करने की कोशिश करें और अपनी खूबियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, राइट? अ, अक्सर होता है ना कि खुद की इज़्ज़त कम हो जाती है कभी-कभार, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अरे गरीब है, या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर खूबसूरत नहीं दिखती, रंग काला, बाल छोटे, बाल घुंघराले, पता नहीं क्या-क्या। आई मीन लोगों को बस आप चांस दे दीजिए और वो लिस्ट, लंबी लिस्ट बना देंगे कि मतलब आपको इंसल्ट करने की या फिर आपको छोटा दिखाने की। तो मुझे कुछ सिस्टर्स ने बताया कि लोगों की बातों का फ़र्क उनको बिल्कुल नहीं पड़ता। माशाल्लाह, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। क्योंकि लोग आपके लिए जो कर सकते हैं ना, वो आगे आके आपकी मदद ही करेंगे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ़ पीछे बैठ के बातें बनाएँगे और आपका मज़ाक उड़ाएँगे या फिर तहमतें लगाएँगे। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और हमेशा बस इस बात का ख़्याल रखेंगे कि अल्लाह क्या कहेगा? जब अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आपने वो मौका इस्तेमाल किया? लोग क्या कहेंगे, अल्लाह ये नहीं पूछने वाला कि जब आपने अपने बच्चे को ये कॉलेज में दाखिला कराया, तो 4 लोगों ने क्या कहा? अल्लाह आपसे पूछेंगे ये? अल्लाह नहीं पूछने वाले, बिल्कुल नहीं पूछने वाले। अल्लाह सिर्फ़ ये पूछेंगे, मैंने तो मौका दिया था, मैंने तो मदद भेजी थी, तुमने ली क्यों नहीं? मिल रहा था एडमिशन कॉलेज में, तुमने दिया क्यों नहीं? है ना? मिल रही थी नौकरी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली इंडिया में साउथ में ख़ास करके जहाँ तमिलनाडु है, बहुत सारे कोविड की वज़ह से इन्फेक्शंस हुए हैं। नॉर्थ में भी हुए हैं, बट मैं यहाँ क्योंकि रहती हूँ तो मुझे पता है यहाँ का। तो एक फैमिली के, यकीन नहीं करेंगे आप, एक ही फैमिली के 3 जो मेन हैं, मर्द हैं, तीनों का इंतकाल हो गया 10-15 दिन के डिस्टेंस में। तो फादर थे, हस्बैंड थे और बेटा था। तीनों का तीनों के तीनों का इंतकाल हो गया, और उस फैमिली में बस बचे कौन, जो लेडी थी और जो बिल्कुल अल्लाह उनकी मदद के लिए आएगा। अल्लाह उनको बेइंतहा मौके अता करेंगे। बट अगर वो लेडीज़ बैठ गए कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं नौकरी करूँ? लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपनी बच्ची को कॉलेज भेजूँ? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का मतलब कुछ, कहीं पर भी लोगों का इम्पोर्टेंस सिर्फ़ इतना है कि अगर वो आपकी मदद करना चाहें तो वो आगे आएँ। बातें बनाने के लिए तो मतलब सारी दुनिया है ना? तो इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें कि लोग क्या कहेंगे। जब तक कि आप सही हैं, जब तक कि आप हक़ पे हैं और जब तक कि आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में हैं, तो प्लीज़ लोगों की फ़िक्र ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे जाके झगड़ा करें, इग्नोर कर दें बस। तो अब ये जानना है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने लिए लिख रही थी। तो सबसे पहला जो है, अपने डर को फेस करें, क्योंकि कुछ लोगों को होता है, एक अजीब टाइप का डर होता है ना? अ,
क्या बोलते हैं, किसी को फॉर एग्जांपल इंग्लिश का डर होता है, इंग्लिश बात करने का डर होता है, किसी को पब्लिक स्टेज फियर का डर हो, स्टेज फियर होता है, स्टेज पे बात करने का, पब्लिक में बात करने का। तो सिस्टर्स, क्या मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊं क्योंकि टाइम कम है, या फिर आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं? मैं स्पीड बढ़ा दूं? जी। जी, कोई भी अनम्यूट करके बताएं बहन। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तो सही समझ आ रहा है, ये स्पीड पे चल सकते हैं इंशाल्लाह। और टाइम आई थिंक 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जी वो भी चलेगा मेरे ख्याल से। सो ओके, तमाम क्योंकि ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, स्पीड इज गुड। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर लव सिस्टर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना कि कुछ डर जो है वो अच्छे होते हैं, जैसे कि अल्लाह का डर, अल्लाह को नाराज करने का डर, जहन्नम का डर, ये सारे डर जो है ये बहुत अच्छे डर हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें गलत काम करने से रोकते हैं, जैसे कि हमें झूठ बोलने से रोकते हैं, जिना से रोकते हैं, चोरी डकैती से रोकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे हमें पनिशमेंट मिलने वाला है, तो हम डर जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम तब आती है कि अगर हमारा डर जो है वो हमें कोई अच्छे काम से रोके, अगर हमारा डर हमें कोई अच्छे काम से रोके, तो ऐसे डर से लड़िए बहनों, ऐसे डर को हराइए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को कहते हैं बेटा अंधेरे से मत डरो, आपको आप बहुत ब्रेव हो, कहते हैं ना, हम बच्चे अक्सर छोटे छोटे एज में अंधेरे से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं। मतलब और लेडीज और गर्ल्स को तो मतलब ये होता है ना, कॉकरोच का डर, स्पाइडर्स का डर। ये डर क्या होता है, आगे जाके एक फोबिया बन जाता है, फिर आगे जाके थोड़ा सा और एंजाइटी हो जाता है, फिर डिप्रेशन। तो अगर हम छोटे से और एक टाइप ऑफ डर होता है जो है ना फेलियर, हार जाने का डर, कोई चीज हमने कोशिश ही नहीं करी, क्यों? क्योंकि हम हार जाएंगे। अरे हमें कैसे पता चलेगा जब हमने कोशिश ही नहीं की कि हारेंगे कि जीतेंगे, है ना? तो हारने का डर होता है। और मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है कि सबसे बड़ा जो डर होता है, और सबसे बड़ा और सबसे बेहुदा जो डर होता है, वो है लोग क्या कहेंगे का डर। तो हर डर जो हमें अच्छे काम करने से रोके, उस डर से लड़िए बहनों, और उसको कन्फ्रंट करिए, उसको फेस करिए, और उसको अपनी जिंदगी से हटा दीजिएगा, है ना? क्योंकि आप अपने बच्चों से कहते हैं आप तो मतलब प्रिंसेस हो, आप वॉरियर हो, आप एकदम स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग बच्चों की माएँ भी स्ट्रांग होती हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल एक सहाबियात का किस्सा है जो जिनका नाम है, शीज़ बहुत ही फेमस है माशाल्लाह, सब जानते भी होंगे, नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा, जिन्हें हम उम्म अमारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही ब्रेव वुमन थे, और इन्होंने शुरू के दिनों में ही माशाल्लाह से इस्लाम को कबूल किया था। तो ये एक दिन आती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इन्होंने सवाल किया, कुरान तो मतलब सिर्फ मर्दों से मुखातिब है, इट ओनली एड्रेसेस मेन, कुरान मतलब सिर्फ मर्दों से मुखातिब है क्या? तो मतलब उस समय तो रसूलुल्लाह के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सी आयत नाजिल हुई, जो मैं आज इंशाल्लाह उसका तर्जुमा, उसको उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। आयत नंबर 35 है सूरह अहज़ाब की। तो अल्लाह ताला आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और ईमान वाले और ईमान वालियां, और फर्माबरदार और फर्माबरदारियां, और सच्चे और सच्चियां, और सब्र वाले और सब्र वालियां, और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियां, और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियां, और रोजे रखने वाले और रोजे वालियां, और अपनी पाक से निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मेंट ने एक सवाल किया था जो मुझे याद है कि क्या आप औरत हैं, तो क्या आप अपनी चॉइस से आपने चूज किया था? अल्लाह ताला ने पूछा था आपसे कि आप लेडी बनना चाहेंगी या आपको जेंट्स बनना है, या फिर मर्दों से अल्लाह ताला ने पूछा था कि आपको बॉयज बनना है कि गर्ल बनना है? नहीं ना, ये तो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया। तो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया कि
आप जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अल्लाह ताला जिस भी रूप में आपको बनाते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि अरे लड़की होना तो मतलब इट इज कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, औरतें क्या कर सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमेशा से अल्लाह ताला यही कहते आ रहे हैं, देखिए अल्लाह से दोनों का रिवॉर्ड जो है, दोनों का अजर सेम है। आप एक नेकी करेंगे तो आपको भी 10 रिवॉर्ड है, जो जेन बॉयज है उनको भी 10 रिवॉर्ड है। ये जो सोसाइटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बायस है ना। खास करके इंडिया वगैरह में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो शायद आपको ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन गांव अगर चले जाएं तो बैठने में, खड़ने में, उठने में, कपड़े पहनने में, अंदर बैठने में, बाहर बैठने में, कपड़े धोने में, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, हर छोटी से छोटी चीज में प्रॉब्लम होती है और औरत मर्द के बीच का फर्क होता है। तो जो लेडी थी, जो साबिया थी, नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा, जंग उहुद में जब कुछ लोग ये माल इकट्ठा करने के लिए छोड़ के भाग गए थे, मतलब पीछे हट गए थे जंग उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ता छोड़ के, है ना। तो उस वक्त रसूलुल्लाह की जान पे खतरा ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था। तो वहां पे नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा जो है वो पानी वगैरह देने में हेल्प कर रही थी। उन्होंने जैसे ही देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा है, उन्होंने पानी और बर्तन वहीं रखे, नीचे छोड़े और ये उठाई तलवार, और तलवार उठा करके उन्होंने इतनी अच्छी सी डिफेंस की, उन्होंने इतना अच्छा लड़ा कि उनके जिस्म पे 11 से 12 वुंड थे, जो चोट लगी थी, उनको जख्म हुए थे। ये जो उनका जो सबसे बड़ा जख्म जो था, जो उनके कंधे पे लगा था, उसको ऑलमोस्ट हील होने में पूरा 1 साल लगभग लग गया था। तो उनको जो 12वां जो जख्म लगा, तब वो बेहोश होके गिर गई। और बाद में जब उन्हें होश आया, तो ये याद रखें कि जब ये वो जंग में थी, जंग उहद में, तो उस वक्त इनके हस्बैंड थे, इनके बच्चे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जंग में। पर जैसे ही इन्हें होश आया और उन्होंने आंखें खोली, नुसैबा बिनते काब, किसी ने पूछा है, नुसैबा बिनते काब, उम्म अम्मारा इनका नाम है। तो जैसे ही इनकी आंख खुली, इन्होंने ना अपने जख्म को देखा, ना अपने हस्बैंड का पूछा, ना अपने बच्चों का पूछा, बस इन्होंने ये पूछा कि रसूलुल्लाह कैसे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो बाद में आगे चल के जब रसूलुल्लाह से इस बारे में लोगों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि जिधर भी, जिस भी तरफ मैं पलटा, जिस भी तरफ मैं पलटा, मैंने उम्म अम्मारा को देखा मेरी हिफाजत करते हुए। मैं इधर पलटूं तो उम्म अम्मारा, मैं उधर पलटूं तो उम्म अम्मारा, और वो लड़े जा रही है किस चीज से? तलवार से। औरत कमजोर नहीं है बहनों, ना तब कमजोर थी ना आज कमजोर है। तो एज अ मदर आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझिएगा, और ये ना सोचिएगा कि इस्लाम में औरत का मकाम सिर्फ घर संभालना है। जरूरत पड़ने पर औरत तलवार भी उठाती है और दुश्मन का सामना भी करती है। अब हम क्योंकि बात डर की कर रहे हैं, तो सिचुएशन एक छोटी सी सिंपल सी मैं लेती हूँ कि अक्सर रोड क्रॉस करना, जो सबसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, रोड क्रॉस करना, इसमें बहुत सारे डेंजर्स होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, ट्रक्स आती हैं, स्पीडिंग व्हीकल्स आते हैं, बाइक्स जाती हैं, इधर उधर से कट मारती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन हमें रोड क्रॉस करना आसान लगता है। लेकिन कुछ लोगों को सबसे बड़ा डर लोगों के सामने बात करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, है ना। पब्लिक स्पीकिंग करना होता है। बच्चों को स्कूल में स्टेज पर बात करना डर लगता है, बात करने से डर लगता है। तो क्या है सोल्यूशन इसका? मतलब जिस चीज से हमारी मतलब जान में जान का डर होता है, जान का खौफ होता है, वो है रोड क्रॉस करना, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन छोटा सा जो मतलब स्टेज पे खड़े होके कुछ भी बोल देना, पब्लिक स्पीकिंग कर देना, या फिर कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना, कोई हारने का डर क्यों होता है बच्चों में, है ना। हम एज मदर्स उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? अपने आप पार्टिसिपेट करिए, अपनी अपने लिए ढूंढिए, कॉम्पिटिशन ढूंढिए, अपने लिए ढूंढिए कि आप अपना हार्डवर्क कर सकें, बच्चों के साथ शेयर कर सकें अपने टैलेंट को, अपना टैलेंट उन्हें दिखाएं, है ना। और जो ये डर होता है, इसका फाइट करने का एक ही सोल्यूशन कैसा है? प्रैक्टिस। आप हर चीज की प्रैक्टिस करें, जिस भी चीज में आपको ज्यादा डर लगता है उसको फेस करें, उसको प्रैक्टिस करें। तो हमेशा ना अपने आप को ढूंढें बैठकर, अगर आपको फुर्सत मिलती है तो बैठकर सोचिए, अपने दिमाग में रीप्रोग्राम करें। जहां पर भी ये डर बैठ चुका है ना, आप जाएं उसकी जड़ तक। आप सोचिए ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं निकाल कर इसकी जगह हम अपने आप का एक बेटर कैरेक्टर रखेंगे, अपने एक बेटर क्वालिटी रखेंगे।
अक्सर हम में से शायद बहुत सिस्टर्स ने चेस खेला होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़े होंगे चेस के बारे में। तो चेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एक्शन और उसका रिएक्शन नहीं सोचते। जब हम चेस खेलते हैं तो उसके 4 एटलीस्ट 4 आगे के रिएक्शन सोचते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम वैसा वो ऐसा करेंगे, है ना? तो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको सोचिए, अगर मैं इससे डरूँगी तो इसका नतीजा क्या होगा? इसके बाद बच्चे देखेंगे, फिर उसका नतीजा क्या होगा, है ना? तो आप अपनी कोशिश करिए कि अपने जो भी आपके अंदर के डर हैं उनको मिटाएँ और उनको आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाएँ। तो अपनी स्ट्रेंथ जो है आप उसे आइडेंटिफ़ाई करें। स्ट्रेंथ कैसे? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है पता है? अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। अगर कोई आकर हमसे कहता है कि ये अंदर है, मेरे मिस्टेक है, ये आपकी गलती है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकूँ। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकूँ। अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफ़ाई करें, उन पर काम करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि एज़ अ मुस्लिम हमारे जो कहते हैं ना कि हमारा कल जो है आज से बेटर होना चाहिए, है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, या फिर मुझे कुकिंग एक्चुअली नहीं आती, तो बट अगर कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये चाहिए कि मैं उसमें और बेहतर बनूँ, मैं उसमें एकदम बेस्ट बनूँ, कि ऐसा हो जाए कि स्टिचिंग में मुझसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो मेरे एरिया में हो, चाहे वो मेरे फैमिली में हो। मतलब स्टिचिंग तो मतलब बेस्ट बनाती हैं, है ना? बेस्ट कपड़े ये सिलती हैं, बेस्ट खाना ये बनाती हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने काम में बेहतरीन बनें, नॉट जस्ट बेहतर, बेहतरीन बनें। और जब गलती की बात करते हैं तो हमारा जो ज़हन है, ये एक अजीब तरह से ट्रेन्ड है। किस तरह से ट्रेन्ड है? ये अजीब तरह से ट्रेन्ड है कि दूसरों की गलतियों को सबसे पहले देखता है, अपनी गलती नज़रअंदाज कर देता है। तो ये आप देखेंगे कि मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन आप हर बार करते हो, है ना? आप हमेशा इस चीज़ को इस तरह रख देते हो, लेकिन मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ कि इसको ऐसे रखा करो। तो मतलब अगर हमसे वही गलती हो जाए, अक्सर ये होता है ना घरों में जब ग्लास टूटता है, बच्चे तोड़ दें, हस्बैंड तोड़ दे, आपने ग्लास तोड़ दिया एंड मतलब एकदम घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन यही ग्लास अगर हमसे टूटे, वो तो मतलब मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, वो ऐसे हवा से गिर गया, या फिर साबुन लगा हुआ था गिर गया, बहाने है ना? तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। अ, तो मुझे आपसे एक सवाल है सिस्टर्स, अम, कि आप अगर अपने घर में 2 बच्चे हैं आप समझिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, कि आप किस तरह का कैरेक्टर रखते हैं, अपने आप के लिए है ये। आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि आप एप्रिशिएट करने वालों में से हैं, या फिर आप क्रिटिसाइज़ करने वालों में से? आप दूसरों की तारीफ़ करते हैं या फिर उन्हें एनकरेज करते हैं, या फिर आप दूसरों की गलतियाँ बताते हैं? तो जो पहले आपको नज़र आता है। तो इमेजिन करिए कि 2 बच्चे हैं, गार्डन से आम लेके आ रहे हैं, ठीक है? आम के एक-एक टोकरा लेके आ रहे हैं दोनों बच्चे, और एक बच्चा ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए, अम, एक बच्चा ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए, ठीक है? और आपको आम ऑलमोस्ट पकड़ा दिए हैं उन्होंने। जो दूसरा बच्चा था वो भी ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए और उन्होंने आम नीचे गिरा दिए गलती से। तो आप सबसे पहले आप हैंड रेज़ करके रिस्पॉन्ड करना चाहें तो भी कर सकती हैं। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? और किसे कहेंगे? कोई भी हैंड रेज़ करके इंटरैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जी, सिस्टर अर्शिया। जी, सिस्टर अर्शिया। जी, जिस बच्चे के हाथ से मैंगोज़ गिरे हैं, आई वुड हैव एनकरेज्ड दैट चाइल्ड फर्स्ट, क्योंकि अगर मैं जो बच्चा रेस क्रॉस किया, अगर मैं उस बच्चे को एप्रिशिएट करूँ, तो जो पीछे बच्चा है उसका ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा, व्हिच आई वुड नॉट वांट फॉर माय किड। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। सी दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज़ अ मेंटर थिंग। हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? सिस्टर तस्लीम? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर अर्शिया। माशाअल्लाह दैट वाज़ ब्यूटीफुल। सिस्टर तस्लीम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अभी जो बहन बोले, मैं भी जो बच्चा टोकरी को गिरा दिया उसको मैं पहले अप्रिशिएट करूंगी, और जो दूसरा लेके आया उसको मैं ये कहूंगी कि उसको मदद करे, क्योंकि दोनों माशाअल्लाह भाई हैं, दोनों भाई बहनें हैं माशाअल्लाह शायद। शुक्रिया माशाअल्लाह, मैम। उम्मत की बेहतरीन माएँ, माशाअल्लाह बारकल्लाह, रियली इम्प्रेस। क्योंकि टाइम की कमी है सिस्टर्स, मैं सबसे नहीं पूछ पाऊंगी, जज़ाकल्लाह खैर। अ, तो अभी हमने देखा कि हमारा रवैया किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ले लें, उसमें हमारा पहला रिएक्शन जो होगा वो हमारा कैरेक्टर है ना? और अक्सर दूसरों की गलती और हमारी गलती में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एकदम साफ सफेद व्हाइट शीट हूँ और जो दूसरा पर्सन है वो मतलब एक क्रश्ड गंदा सा पेपर है। इट्स नेवर लाइक दैट, है ना? हम जैसे अपने आप को सोचते हैं, आगे वाला भी उस उतना ही अच्छा हो सकता है। जो कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पढ़ रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। सिस्टर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी पेरेंटिंग में भी आपको हेल्प करेगा ये सब। अ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ के जो मेडिकल फील्ड के हैं सबको बिल्कुल इस बात का आइडिया होगा, लेकिन जो आर्ट्स वगैरह से हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट था। अम, जो एंग्जाइटी है, जो मैंने पढ़ा कि आपके रिस्पॉन्सेज में बहुत सारे सिस्टर्स ने शॉर्ट टेम्पर्ड बोला और उनकी जो नेगेटिव पॉइंट है उसे एंग्जाइटी बोला, एंड ये भी कहा कि मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, कहाँ से आता है आई डोंट नो। कभी लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, है ना? बोलने करने के बाद। तो जब ये सब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, कि मैं अपने बारे में पढ़ रही हूँ, किसी ने मेरा सीक्रेट लिख दिया है यहाँ पे। तो हमारे ज़हन में एक सेकंड, मैं ये वीडियो लगा देती हूँ साथ। जी, ये एक बहुत ही छोटा-सा वीडियो है। We've all had those moments when we let our emotions take over and we did something that we later regretted. We end up saying, I can't believe I did that. What was I thinking? The amygdala is one of two almond shaped brain structures located deep in the brain that helps you recognize and respond to threats. Our amygdala protects us from harm by receiving information from the world and quickly scanning our memories to see if the information presents any threat. या अब ऑडिबल है सिस्टर्स? सॉरी, मैं अपने आप को म्यूट कर चुकी थी। या तो ये जो है यहाँ पे बादाम के साइज का है, बादाम के शेप में है, जो ये ऑर्गन है एमिगडाला। तो ये हमारे जहन के बिल्कुल ब्रेन में है और इट्स वेरी स्मॉल, और इसका काम जो है ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो भी और हमारे ब्रेन को स्कैन करता है, हमारी मेमोरी को स्कैन करता है, और ये ढूंढता है कि कहीं ये डेंजर तो नहीं है, क्या ये डेंजरस है, क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इससे पहले कि हमारा जो ब्रेन है ना वो डिसाइड कर सके कि क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं, जो ये रेड ऑर्गन है, अमिगडाला है छोटा सा, ये हमारे बॉडी में एक अलार्म बजा देता है। ठीक है, एक अजीब सा अलार्म बजाता है, जिस वजह से हमारे जो अंदर की एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, ग्लैंड्स है, बीपी है, हार्ट रेट है, और जो भी कुछ इस तरह का रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ बढ़ा देता है, एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे मसल्स को जो है एकदम टेंस करके बॉडी को जैसे हम गुस्से में कभी कभार एकदम से वी स्टार्ट टू शिवर, एकदम कांपने लगते हैं गुस्से से, है ना?
तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, कभी किसी को ज्यादा पसीना एकदम से हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं सिस्टर्स के आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो चुका है, वो अब काम करना शुरू कर चुका है। तो मैं वीडियो प्ले करती हूँ। If the amygdala senses danger, it acts like an emergency alarm and quickly begins the fight, flight, or freeze response, way before the prefrontal cortex, the decision-making part of the brain, has time to overrule it. Once activated by a perceived threat, the amygdala causes adrenaline and cortisol to be released from the adrenal glands, located right above our kidneys, which leads to increased heart rate, blood pressure, and breathing. You may experience a racing heart, shaking, sweating, tense muscles, and nausea as this happens. Blood leaves the prefrontal cortex, where we make good decisions, and instead goes towards the amygdala and major muscles in preparation for a fight, flight, or freeze response. Because we lose conscious control of our thinking brain and our ability to make good decisions, this is often referred to as an amygdala hijack because the emotional brain takes over the thinking brain. We know to ओके, तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारा ब्रेन एमिगडाला अटैक यानी कि इसको बोलते हैं एमिगडाला हाईजैक में आ जाता है, तो तीन डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एक होता है फाइट, फ्लाइट या फिर फ्रीज। ठीक है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। ये फॉर एग्जांपल आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से है कि अगर कोई इंसान एकदम बोल्ड है या फिर एकदम दे वेरी कॉन्फिडेंट है, तो उनका रिएक्शन होगा एमिगडाला हाईजैक को, उनका रिएक्शन होगा अब लड़ना है, फाइट करना है। और अगर किसी का नेचर हो गया एकदम नरम दिल सा, एकदम सॉफ्ट, तो उन्हें नहीं पसंद होता है कि इस लड़ाई झगड़े में पड़े और उन्हें दे वांट टू लीव, वहां से निकल जाना है, बस ये सिचुएशन से निकल जाना है, फ्लाइट। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब शॉक में आ जाते हैं एकदम से, एकदम से दे नॉट एबल टू मूव, एकदम फ्रीज हो जाते हैं। तो अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपना अपना एक रिएक्शन होता है टू दिस अमिगडाला हाईजैक। तो डेंजर किस किस्म के होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इमोशनल ब्रेन जो है हावी हो जाता है द थिंकिंग ब्रेन के ऊपर। तो एमिगडाला कौन सी बातों को डेंजरस ले सकते हैं हम, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कभार एग्जाम्स में जो एकदम बिल्कुल आउट ऑफ पोर्शन सिलेबस आ जाए, या फिर किसी ने बोल दिया कि हाँ आपके हाथ में माइक थमा दी, या फिर आपको कहीं जाके कुछ आई डोंट नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, या फिर इस तरह के जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं सबके लाइफ में, वो हो सकता है। या फिर हर इंसान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो ईगो है। अगर किसी ने आपके ईगो को ठेस पहुंचाई या हमारे ईगो को ठेस पहुंचाई, तो हमारा एमिगडाला अब रिस्पॉन्ड करने लगता है, क्योंकि अमिगडाला को हमने इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि हमारा ईगो बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, हमारा ईगो बहुत बड़ा हो गया है। बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने भी हमारे ईगो को, हमारी इसको उर्दू में बोलते हैं ना, अना को, जो अना है उसको अगर किसी ने ठेस पहुंचाई, तो मैं तो बस लड़ पड़ूंगी। तो अब फाइट होना है ना। तो अब इस हाल में जो एमिगडाला हाईजैक के अंदर जो भी एक्शंस हम करते हैं, वो कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी रियल डेंजर है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बंद कर देती हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी रियल डेंजर है, जैसे कि फायर हो गया या फिर किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा? उनके रिस्पॉन्स के लिए एमिगडाला इज वेरी गुड, इट ट्रिगर्स अस टू फाइट इमीडिएटली, टू पुश, टू एस्केप, टू रन। अगर फायर बुझाना है तो क्या करना है, फौरन से पानी लाओ डालो। तो दिस एमिगडाला हेल्प्स। लेकिन अगर ये एक फॉल्स अलार्म है, मेरे ईगो के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, या फिर बच्चों ने बार बार बात सुनने से मना कर दिया, तो अगेन हमारा एमिगडाला ट्रिगर होता है। जो बहुत सारी सिस्टर्स को यहाँ पे लगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, आई थिंक लैक ऑफ ट्रेनिंग है। हमें अपने जहन को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे लगा कि हमें अपने जहन को ट्रेन करना चाहिए टू स्टे काम, क्योंकि अक्सर जो हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो होते हैं किसी कम टाइम की वजह से। इंशाल्लाह इस बारे में हम नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे। और बस ये था कि जो भी डिसीजन अक्सर हम एक्शन और डिसीजन इस सिचुएशन में लेते हैं, अमिगडाला के सिचुएशन में, यानी कि अपने ईगो को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, वो हम बाद में पछताते हैं बेशक।
तो किसी को डांट दिया, अपनों से लड़ाई कर ली, या फिर बच्चों को मार दिया, है ना। तो ये सब तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम करता है, और इसके अलावा और किस में प्रॉब्लम करता है, यानी कि हमारी हेल्थ में डायबिटीज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बीपी हो सकता है, और सबसे ज्यादा ये हमारे रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताऊज़, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है। कैसे? अगर इस अटैक को टैकल करने के लिए वेरी सिंपल सिचुएशन है, हम वेरी सिंपल सोल्यूशन है हमारे पास, आप भी जानते हैं जी। हदीस में है कि अगर आप में से किसी को गुस्सा आए, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, और अगर इसके अलावा भी हमें गुस्सा नहीं जा रहा तो पानी पिए, वुजू करें, है ना। अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो आइंदा इंशाल्लाह अगर हम किसी सिचुएशन में हैं और हमें लगता है कि प्रैक्टिस है ना, वी हैव टू प्रैक्टिस आवर माइंड कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सिचुएशन में होती हूँ मैं ऐसे, तो मैं अपने माइंड को सोचूं कि या तो मेरा माइंड अंडर अमिगडाला हाईजैक है, या फिर सामने वाले का माइंड अमिगडाला हाईजैक में है। ये उनका रिस्पॉन्स नहीं है, ये उनका डिफेंस सिस्टम है, ये एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो कुछ वक्त के लिए हम उसको रिलैक्स करने देंगे, बच्चा है तो बच्चे को रिलैक्स करने देंगे, अगर हम परेशान है तो हम वहां से मूव करेंगे, है ना। So this way, inshallah, we will train our mind. Our mind should never control us. We should control the mind, है ना। हम अपने जहन को इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करेंगे। और तब भी अगर कभी कभार हो जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, तो ये आपका थंब है, ये मैंने अभी देखा, देयर वाज सम डॉक्टर एलन, उन्होंने कहा कि दिस वे यू कैन रीबूट योर ब्रेन। ओके, ये आपके थंब को आप इस तरह से, ओके, दिस वे, इस तरह से 20 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे, जितना आप प्रेस कर सकते हैं फॉर 20 सेकेंड्स, एंड फील करिए कि आपके जहन में क्या रिएक्शन हो रहा है। स्पेशली जब बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं ना, दिस इज वेरी इजी टू डू, उठ के जाना नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट सिट देयर एंड ट्राई टू कंट्रोल, अपने आप को काम कर सकते हैं। इसको इस तरह से 20 सेकेंड्स प्रेस करिए, 20 सेकेंड्स प्रेस करने के बाद इस तरह टर्न करें साइडवेज, और साइडवेज में फिर से यू कैन सी, या इस तरह से प्रेस करें, ठीक है, ऑन द साइडवेज। तो दिस इज फॉर 30 सेकेंड्स, 20 and 30। तो अपने थंब को दबाना है आगे से एंड टुवर्ड्स द साइड्स। तो फॉर एग्जांपल एक कपल अगर ले लें, तो अगर एक ही वक्त, है ना, अगर एक ही वक्त में हस्बैंड वाइफ दोनों का मतलब अमिगडाला हाईजैक हो गया, मतलब घर का सुकून तो उड़ गया ना। तो जरूरी है कि घर का सुकून बचाने के लिए बच्चों पर जो हमने वक्त स्पेंड किया परवरिश में, जो हमारे रिलेशनशिप में हमने टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट की, उसको बचाने के लिए वी हैव टू स्टे स्मार्ट। काम तो होना है, रिलैक्स होना है, लेकिन स्मार्ट भी होना है। तो बिल्कुल 100% हमारी मेहनत को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ सिस्टर्स ने कहा बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी जानते हैं उनके प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स, विच इज नॉट वेरी राइट। मे भी मजबूरी हो सकती है, स्पेस की कमी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी स्पाउस के बीच में या फैमिलीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें आप बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो वो सुनते हैं। तो अगर बच्चे आपको देख रहे हैं ये करते वो करते, तो बच्चे नेचुरली वही करेंगे। तो एक फैमिली में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, खास करके पार्टनर्स के बीच में। तो क्या आप सब अपने पार्टनर्स को की रिस्पेक्ट करते हैं? और पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, इंशाल्लाह ये मैं एज एन एक्टिविटी आपको दे देती हूँ, क्योंकि फिलहाल टाइम नहीं है। तो आपके पास जो अपने पार्टनर की जो बेस्ट पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, चाहे वो उनके कैरेक्टर में हो, चाहे वो उनकी आदतें हो, चाहे वो उनका नेचर हो, आप इनमें से जितने पॉइंट्स आप लिख सकती हैं आप लिखें इंशाल्लाह। तो इससे क्या होता है, हम वैल्यू करना जानते हैं। और ताने देना, यानी कि आपके पेरेंट्स तो हमेशा मुश्किल कर देते हैं, आपके शर्ट्स तो बिल्कुल एकदम से बकवास कलर के होते हैं, यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट शो के शायद हम डीपर इनसाइड रिस्पेक्ट उतनी नहीं करते, है ना। यही बातें नाइसली बोली जा सकती हैं, एक नाइस कॉन्वर्सेशन में, एक अच्छी बातचीत में बोली जा सकती है, लेकिन जब गुस्से में हम बोल देते हैं
उसका रिस्पॉन्स और उसका जिस तरह से बंदा उसको रिसीव करता है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो अपने वर्ड्स को बहुत सारी हदीसें हैं माशाल्लाह जो हमें गाइड करती हैं कि किस तरह से बोलना चाहिए और ज़ुबान को कैसे रखना चाहिए माशाल्लाह। तो और वो आप सब जानते भी हैं माशाल्लाह। तो सबसे डेंजरस बात मैंने कहा कि हाँ, हमने अगर इफ वी कंटिन्यू टू डू दिस, इफ वी कंटिन्यू टू डिस्टर्ब ईच अदर और अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको बच्चों के सामने फेस करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो नेचुरली आपको याद है मैंने पहले कहा था जैसे आप अपने आप को ट्रीट करेंगे वैसे ही बच्चे आपको ट्रीट करेंगे। और यही बात मैं स्पाउस के रिलेशनशिप में भी कहना चाहूंगी, जैसे हम अपने स्पाउस को ट्रीट करेंगे या वो हमें ट्रीट करेंगे, सेम वे बच्चे भी करेंगे। अगर कोई मुझे आके कहता है तुम तो एकदम अनपढ़ गवार हो, आप देखें 10 दिन में बच्चे आके कहने लग जाएंगे मम्मा आप अनपढ़ गवार हो। अगर मैं कहती हूँ एकदम निकम्मे, बच्चे भी दे स्टार्ट बिलीविंग इट। वो यही बात को जहन में रख के उनकी ग्रोथ होती है, उनका जो ग्रो होना होता है, दे हैव दिस इन माइंड एंड दे ग्रो। तो इन छोटी-छोटी बातों से ही बच्चों की परवरिश ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। स्कूल, होमवर्क, क्लास वर्क, कॉलेज कैसे भी पढ़ लेंगे, कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये जो क्वालिटीज़ हैं, अगर हमने घर में उन्हें आज नहीं सिखाई, अगर हमने घर पे आज कंट्रोल नहीं किया, गाइड नहीं किया, तो कल को बाहर जाके हो सकता है अक्सर हम देखते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले घर होते हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है बड़े होके, उनको मतलब एकदम स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे उनको काउंसलिंग जाना पड़ता है क्योंकि दे हैव फेस्ड अ लॉट, बच्चे बता नहीं पाते। तो हमें इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना है ताकि बच्चों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो आगे जाके वो बहुत अच्छा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ इट इज डन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल्टर क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट अप। एंड अंडरस्टैंडिंग कि नेगेटिविटी, बस ये समझ लें कि जो नेगेटिविटी है ऐसे नहीं है कि मेरे अंदर तो पूरी पॉजिटिविटी है, मुझ जैसी पॉजिटिव बंदी कोई हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट लाइक दैट। नेगेटिविटी, रिवेंज यानी कि बदला लेना या फिर डोमिनेट करना किसी चीज पे, अपना हक जमाना या कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ये हर इंसान का इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बेसिक है। लेकिन हम इसका रेशियो जो है, जो हम इसको बैलेंस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करता है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ में मैं बदला कितना लेती हूँ, है ना। अगर मैं जो है मुझे किसी के साथ प्रॉब्लम है और मुझे उनसे दुश्मनी है, तो मैं अगर नफरत को फीड करूंगी ना, नफरत को अगर मैं जाके किसी को कॉल करके वो बंदी ऐसी है, शी इज अ बिग प्रॉब्लम, वो ऐसी है वैसी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरी नफरत को उस बंदी की तरफ बढ़ा रही हूँ, फीड कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है नफरत बढ़ेगी। अगर दुश्मनी है और मैं प्लान कर रही हूँ रिवेंज लेना, बदला लेना, तो दुश्मनी बढ़ेगी। और अगर मैं चाहूँ कि रहमदिली, बिल्कुल, और अगर मैं चाहूँ कि रहमदिली बढ़े और अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं जो माफ करने की आदत है, जो मैं सॉफ्टनेस है, जो मैं फॉरगिवनेस है, अगर मैं इस सब को फीड करूँ, तो यहाँ से मेरे रिश्ते बढ़ेंगे। याद रखें, फॉरगिवनेस से रिश्ते बढ़ते हैं, अदला बदली से, रिवेंज से, उसने किया मैंने किया, उसने काटा मैंने काटा, इससे नहीं बनता। क्या काटा? उसने मेरा फोन काटा, मैंने उसका फोन काट दिया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, इससे नहीं बनते रिश्ते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और प्रायोरिटीज तो हमें पता ही है कि हम जिस चीज को ना, हम जिस इंसान की वैल्यू करते हैं उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ही लाइक दे हर्ट मी, उन्होंने मुझे मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन फिर भी हम माफ कर देते हैं क्योंकि हम उनकी वैल्यू करते हैं। तो आपका सब्र वगैरह ना आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करते हैं कि सारे जो भी खास करके हमारे इन लॉज वगैरह हैं, उनको भी हम उतनी ही वैल्यू करें जितना हम अपने आप को वैल्यू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेचर है, हम नहीं, ऐसा नहीं हो कि एकदम से हम सॉफ्ट बन जाए, एकदम से जेनरस, ये तो मतलब इमेजिनरी हो गया ना। नॉर्मल रहने की कोशिश करें, स्टेबल रहें, मुतवसता है, बैलेंस करने की कोशिश करें, नरम भी हो, और जहाँ पे जरूरत पड़े आपको बोलना पड़े, आप पोलाइटली बोलें, समझाएं, प्रॉब्लम है उसकी बात करें। बेस्ट सोल्यूशन इज टू टॉक। तो बिल्कुल, और एक बात है, अक्सर कहते हैं मैं तो ऐसी हूँ भाई, मैं दिल में जो लगा मैंने बोल दिया,
दिस इज नॉट डन, क्योंकि हमारी क्लास हुई थी तो उसमें मैम ने बताया था ना कि अगर आप सही बात कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सही बात को किस भी तरीके से बोल दिया जाए, सही बात को सही तरीके से बोलना भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि तुम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ती, मतलब तुमको पढ़ना ही नहीं आता, बात तो सही हो सकती है ना, बट इसका बोलने का अंदाज मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि तुम और मेहनत करोगी तो बहुत अच्छा पढ़ोगी, है ना, सेम बात है, राइट। सो बस ये एक बात थी कि स्टेबल रहना है। एंड किसी भी इंसान में दो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, आप याद रखिएगा। जो दो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें से पहला वाला जो कैरेक्टर है, आपको पता है जैसे माउंटेन वाले एरियाज में जहाँ पे स्नो वगैरह होती है वहाँ पे आइस स्कीइंग होता है, स्कीटिंग होता है, आइस स्केटिंग होता है, स्कीइंग होता है। तो वहां पे ना दो टाइप ऑफ लोग बेसिकली आपको मिलेंगे। एक जो मिलेंगे ना, ऐसे जाने के लिए स्की में माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और रास्ता बीच बीच में होता है, आपको ढूंढते हुए जाना पड़ता है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम ढूंढने वाले लोग हैं उनको ट्रीज ही दिखेंगे, इधर ट्री उधर ट्री उधर ट्री उधर ट्री। तो उनको उसके बीच में से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी नजर किस पे है, ट्रीज पे है, उनकी नजर प्रॉब्लम पे है। लेकिन जो दूसरे टाइप ऑफ लोग हैं, सेकंड काइंड ऑफ लोग हैं, उनकी क्वालिटी ये है कि उन्हें रास्ता नजर आता है, वो रास्ते को देखते हैं, वो मुसीबत को नहीं देखते, वो प्रॉब्लम को साइडलाइन करके उनका फोकस इतना होता है कि वो रास्ते को देखते हैं। तो उनकी जर्नी जो है, उनका जो ट्रैवल होता है, दैट इज एक्सेलेंट, क्योंकि दे आर फोकसिंग, उनका फोकस जो है सही रास्ते पे है, ना कि प्रॉब्लम पे। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोकस है प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि फोकस सोल्यूशन पे हो। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स को अगर हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन किसी को जज करना, किसी को नीचा गिराना, मतलब किसी के ऊपर मजाक उड़ाना, और हमें याद रखिए हमें वो 4 लोग नहीं बनने, है ना, जो लोग क्या कहेंगे वाले 4 लोग थे, हमें उनमें से शामिल नहीं होना, राइट। और किसी को खास करके जब शादी होती है तो एंटर हो, क्योंकि मैंने अभी देखा कि माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं। तो हम जब शादी करते हैं तो मेन प्रॉब्लम पता है, ना बहू होती है ना सास होती है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे होते हैं, ननंदी भी बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम होता है जो हमारा जजमेंटल माइंड है ना, ये प्रॉब्लम होता है। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, या फिर वो 4 लोग जो है वो हमारा जो माइंड है करप्ट कर देते हैं पहले से ही, कि ये ऐसा, ये आएगी तो ये ऐसा कर देगी, वो आएंगे तो वो वैसा कर देंगे। तुम ना अगर लड़की है, तुम ना जाते ही कंट्रोल कर लो, ससुराल में जाते ही सब कंट्रोल कर लो। और अगर सास के पास क्या कहेंगे, तुम ना बहू के आते ही कंट्रोल कर लो। तो प्रॉब्लम कौन है, सास और बहू प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो सोसाइटी है। तो आप जब तक अपने जहन, पूरा खेल जहन का है, राइट। तो जब तक आप अपने जहन को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, इससे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द क्लोज। तो हमें चाहिए कि हम रोल मॉडल बने दोनों के लिए, बेटे के लिए और बेटी के लिए। कैसे? अक्सर होता है कि बेटी जो है वो शायद होता है कि पापा की आदतें लगती हैं, और जो बेटा है उसको माँ की आदतें आ जाती हैं, राइट। दैट्स वेरी नाइस, क्यूट सा है। बट जब उनकी शादी कराने जाते हैं ना, तो लड़का देखने या लड़की देखने जाते हैं, या फिर शादी हो जाती है शुरू में एंड ऑल दैट, तो बेटी जो है ना अपने दूल्हे में अपने पापा की अच्छी क्वालिटीज ढूंढती है। और अक्सर बेटियों के लिए पापा के पास सिर्फ अच्छी क्वालिटीज ही होती है ना। वो वैसा हस्बैंड चाहती है जो अपने पापा जैसा हो। और बेटा क्या ढूंढता है, बेटा अपनी माँ की क्वालिटीज उस लड़की में ढूंढता है। ऑब्वियसली हर इंसान अलग है, कोई किसी के पापा या मामा जैसे नहीं हो सकता, लेकिन ये जो क्वालिटीज मैं बता रही हूँ, सच बोलना, एकदम स्ट्रांग रहना, कॉन्फिडेंट रहना, दूसरे की इज्जत करना, और दूसरे को अपने से कम ना समझना, ये तो हर इंसान के अंदर हो सकता है ना। तो ये सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी है, क्योंकि एज अ कपल जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है अपने अंदर, अपने आप और आपके स्पाउसेस में, जब आप बच्चे देखेंगे कि मामा पापा में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अम्मी अबू में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, छोटे बच्चे समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं माशाल्लाह। तो बच्चे माशाल्लाह से दे स्टार्ट लर्निंग एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी एज से वो सीखना शुरू कर देते हैं। और दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत मायने रखती है, क्योंकि बच्चे मिलके आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और जो माफ कर देने की आदत है, और
एक दूसरे को अहमियत देने की, एक दूसरे की बात को अहमियत देने की आदत है, बच्चों के सामने झिड़क देना, ये सारी बातें हम अगर करते हैं तो बस आज से बंद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि आपकी शादीशुदा लाइफ, आपके बच्चों की शादी, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, ये आपके बच्चों की मैरिड लाइफ की, आपके बच्चे जब शादी करेंगे तो ये आपकी लाइफ उनकी लाइफ के लिए एक गाइड बुक बनेगी। उनकी लाइफ में कुछ भी होगा, ये देखेंगे मम्मा पापा ने क्या किया, हम वही करेंगे, मम्मा पापा ने क्या किया वो होगा। और मेरा जो लास्ट का पॉइंट है आज, वो है अपनी जो प्राइवेट प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, और अपनी जो हैप्पी मोमेंट्स है फैमिली के, प्लीज इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर, अगर कर रहे हैं तो प्लीज पोस्ट करना बंद कर दे, क्योंकि नजरबद बहुत बुरी चीज है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो इंशाल्लाह आप लिख के रखें, और अपने फैमिली मेंबर्स हो सकता है तो आप अपने हस्बैंड के बेस्ट क्वालिटीज लिखें, और अपने जो इन लॉज हैं आप उनके बेस्ट क्वालिटीज लिखें, तो माशाल्लाह से आपकी जो फैमिली है इंशाल्लाह इट विल बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज द रूट ऑफ एवरीथिंग इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सिस्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज जुड़ के रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मरियम, माशाल्लाह इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छे पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए मिले हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एक झाड़ को परवरिश पाने के लिए अच्छी खाद और अच्छी जमीन की जरूरत है, तो आई थॉट के वैसे ही जो पेरेंटिंग के जो आज पॉइंट्स मिले हैं हम लोगों को, उसी तरीके से कि हम अपना माशरा, अपनी शख्सियत और अपने घर और माहौल को साफ सुथरा रखें और अपने आप को फोकस करें, तो अपनी फैमिली को भी हम बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स हम ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में जो किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाए वो बेहतरीन, हर हमारे रिश्ते को निभाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर मरियम, अल्लाह ताला आपके हर लफ्ज़ के बदले अल्लाह ताला आपको समंदर से ज़्यादा भरकर नेकियां अता फरमाए, और हम सब के नेक अमाल में इस वक्त को अल्लाह ताला नामाए अमाल में बेहतरीन वक्त में शुमार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर तमाम ऑडियंस का, अपने सब्र के साथ इन तमाम चीज़ों को बेहतरीन इंटरेक्शन के साथ अटेंड किया। अल्लाह ताला हम सब के हक में कबूल करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर जुड़ते हैं बहुत सारी बातों के सीखने के लिए और अपने अंदर बेहतरीन तब्दीली, पॉजिटिव चेंजेस की उम्मीद के साथ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से मुलाकात होती है इसी टॉपिक पर, और अंडरस्टैंड कुरान तो हमारा मंडे एंड वेडनेसडे कंटिन्यूएशन रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।